आयो बिंदु, तुम किधर जाता? इधर आना, अम्मा वेट करता जी। बिंदु। कमरे में घुसते ही आरुष को सुनाई दिया गुजरे जमाने की मशहूर फिल्म पड़ोसन का ये डायलॉग और वो मुस्कुराने लगा। पड़ोसन उसके दादाजी की फेवरेट फिल्म थी। वो पहली फिल्म जो उन्होंने दादी के साथ देखी थी। दादू का वो पूरा कमरा भड़कीले रंगों से सजा हुआ था। दीवारों पर मधुबाला, वैजयंती माला, साधना जैसी कई गुजरे जमाने की बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों के पोस्टर लगे थे। शीशे के ठीक सामने जहां दादाजी बाल रंगा करते थे, वहां राजेश खन्ना का एक आदमकद पोस्टर था। और आरुष को ये भी पता था कि अपनी अलमारी के दोनों पल्लों में दादाजी ने सुनील दत्त और देव साहब को भी जगह दे रखी थी। कुल मिला के उस कमरे में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो बताती कि एक विधुर बुजुर्ग यहाँ रहा करते हैं। टीवी चल रही थी और दादाजी ये वाली पड़ोसन छोड़कर हमेशा की तरह बालकनी में खड़े सच के पड़ोसन यानी कि नव्या की दादी को निहारने में व्यस्त थे। उनके पीछे पहुंचकर आरुष ने जोर से गला खंखारा। अरे आरुष, कब आए? मैं बस यहाँ धूप में विटामिन डी ले रहा था। दादाजी खिसियाते हुए पलटे। देख ली पड़ोसन? अरे कहाँ नहीं तो। दादाजी पीछे मुड़ते हुए सफाई देते हुए बोले। अरे टीवी में चल रही है ना वो, आपने क्या समझा? आरुष ने चिढ़ाया। जलो मत, बराबरी करो। दादाजी हल्के से आरुष का कान खींचते हुए बोले। दादाजी आप भी ना। क्या मैं भी ना? अरे मेरे पोते को अब तक प्यार नहीं हुआ, बताओ भला। हाँ। वो कमरे के अंदर वापस आ गए और सोफे पर पसरते हुए बोले। आरुष भी उनकी बगल में बैठ गया। पर कोई सही मिले भी तो दादू, बस यही तो समस्या है तुम लोगों की। हर चीज परफेक्ट ढूंढने में लगे रहते हो। प्यार ना हो गया टमाटर हो गया, लाल भी हो, गोल भी हो, ताजे भी हो, और बस चटनी बना डालते हो प्यार की। क्या 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 कहा आपने? देखो बेटा, प्यार के दो रूल्स हैं। पहला, किसी के हो जाओ, और दूसरा, किसी को अपना बना लो। एक हमारा दौर था जब हम किसी के हो जाते थे। एक ये आज का दौर है जहाँ सभी खींच के सामने वाले को अपने जैसा बनाने में लगे हैं। इतनी खींचतान। अरे प्यार है, च्युइंगम थोड़े है। अरे बस बस, कितना कोसेंगे अब हमारी जनरेशन को। छोड़िए ये सब दादू। आप तो ना बस टीवी पर एक बढ़िया सी फिल्म सर्च कीजिए और मैं तब तक पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ, फिर मिलकर देखेंगे। आरुष खुशी से बोला और उठा। और सुन, कोल्ड ड्रिंक भी ले आना, दादू ने कहा। आरुष मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आया। उसे बहुत खुशी होती थी कि इतने उम्रदराज होकर भी दादाजी इतने जिंदा दिल थे। दादी को उन्होंने बहुत पहले ही खो दिया था, पर कभी इस दुख को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। वो दिन भर लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी के नगमों में मस्त रहते, ऊर्जा से भरे हुए बालकनी पर खड़े वहीं से ही सबका हाल चाल जान लेते थे। भारी रोमांटिक तबीयत पाई थी उन्होंने। जब भी कोई उन्हें उनकी उम्र का हवाला देता तो वो हमेशा कहते, एज इज जस्ट अ नंबर। शरीर बूढ़ा हो गया, दिल तो अभी भी जवान है। ये तो यूं ही मचलता रहेगा। वैसे दादू ही आरुष के बेस्ट फ्रेंड थे। मम्मी पापा के पास तो कभी उसके लिए पर्याप्त समय नहीं होता था। उसे जो भी समय मिलता वो दादू के साथ ही बिताता। नतीजतन उसने भी गुजरे जमाने की कई फिल्में देख रखी थी। रुक जा, अरे मत जा अंदर बेवकूफ। ओफो दादू, देखने दो ना। एक पुरानी फिल्म जारी थी। दोनों के पांव सामने मेज पर थे और बीच में एक बड़ा पॉपकॉर्न का बाउल रखा था। अरे जब माली ने मना किया, रामू काका ने मना किया, तो ये सुनता क्यों नहीं? दादू ज्यादा ही उत्तेजित हो रहे थे। दादू फिल्म है ये फिल्म, देखना कुछ नहीं होगा। अरे हमारी फिल्मों में हीरो को कहाँ कुछ होता है, चिल। आरुष मुंह में पॉपकॉर्न भरता हुआ बोला। सामने टीवी पर फिल्म जारी थी। रुकिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मनोहर बाबू? इस कमरे में आना सख्त मना है। बड़े दीवान साहब ने बताया नहीं आपको? क्या बोला था मैंने? देखिए, आ गई ताहिरा मैडम और मनोहर बाबू। वो तो हम दिल दे चुके सनम। आरुष हंसता हुआ बोला। फिल्म में अब मनोहर बाबू और ताहिरा उस हवेली के हॉल में खड़े थे और उन दोनों के बीच वही तनाव भरे डायलॉग्स चल रहे थे जो हमने कहानी के शुरुआत में पहले भाग में देखा था। तभी आरुष का फोन बजा और वो फोन लेकर बालकनी में चला गया।
किसका फोन था? जब आरुष वापस आया तो दादू ने पूछा। कुछ नहीं दादू, वो कॉलेज के दोस्त, आज छुट्टी है तो। अरे ये ताहिरा कैसे बदल गई? ये तो कोई और ही लग रही है। आरुष टीवी की ओर देखते हुए बोला, जहां अभी भी वो फिल्म जारी थी। दादू मुस्कुराए। तो तुमने भी पहचान लिया? हाँ, ये वाली ताहिरा अलग है। बाद में इस रोल को किसी दूसरी एक्ट्रेस ने प्ले किया था जो लगभग पहली वाली की हमशक्ल थी, पर अधिकतर लोगों ने पहचान लिया था और फिल्म के फ्लॉप होने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। दादू बोले, यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी? हाँ, और इसके बाद सबने बड़ा हो हल्ला मचाया कि आखिर बीच फिल्म में नायिका बदलने की क्या जरूरत पड़ गई। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस बात को छिपा रहे थे, पर अंततः पुलिस का दखल हो ही गया और तब जाकर राज खुला कि इंटरवल तक जिस लड़की ने ताहिरा का किरदार निभाया था, कोई दीपाली, अरे क्या नाम था उसका? दादू याद करने लगे। दीपशिखा, जवाब आरुष ने दिया जो गूगल पर सब सर्च कर रहा था। हाँ दीपशिखा, यही नाम था। खूबसूरत थी, देख ही रहे हो। हुनर भी था और आधी फिल्म कर चुकी थी, इसीलिए पूरी फिल्म फिर से फिल्माना फिल्म मेकर्स को बहुत बड़ा झमेला लग रहा था। बहुत बड़े बजट की फिल्म भी थी ना, नुकसान भी था अधूरा छोड़ने में। फिर उसकी एक लगभग हमशक्ल ढूंढी गई। कोई स्टेज की कलाकार थी, वंदना रॉय। जवाब फिर आरुष ने दिया, जिसके हाथों में मोबाइल था और वो बड़ी तल्लीनता से सब गूगल कर रहा था। हाँ, शायद यही नाम था उसका। दादू दोबारा फिल्म की तरफ आकर्षित होते हुए बातचीत खत्म करने हुए बोले, पर दादू ये क्या? इस फिल्म को करने के 1.5 साल बाद एक कार एक्सीडेंट में वंदना रॉय की भी डेथ हो गई। आरुष मोबाइल में घूरता हैरानी से बोला। हाँ मुझे याद है, दादू मुस्कुराए। फ्लॉप होने के 6 महीने बाद उस कार हादसे के ही बाद ये फिल्म हिट हो गई। लोग अब देखना चाहते थे कि आखिर क्या था इस फिल्म में ऐसा, क्योंकि इसकी एक हीरोइन गायब हुई और दूसरी की मौत हो गई। सबको ये बड़ा ही रहस्यमय लगता था तब। थी भी तो ये एक हॉरर फिल्म ना, अजीब अजीब सी अफवाहें फैलने लगी थी। दादू फिल्म में ही गुम थे, जो पहले ही ना जाने कितनी बार उन्होंने देख रखी थी, और आरुष ये सोच रहा था कि ये सब क्या सच में ही एक संजोग था या इन अफवाहों में कोई बात थी। वो टीवी को घूर रहा था जहां वंदना रॉय उर्फ नई ताहिरा लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में एक रहस्यमयी और दर्दीला गीत गा रही थी। बात की अंकल जी से? बंटी ने पूछा। क्या बोले वो? स्नेहा बोली। बस यार समझो काम हो गया, बस उस चिराग को घुसना पड़ेगा एग्जाम में। आरुष दूर बैठे अपने क्लासमेट चिराग को घूरता हुआ बोला। वो सब उस समय कॉलेज के कैंटीन में थे। आरुष फिर तो सीरियसली ले एग्जाम को, पिछले बार उसने तुझसे ज्यादा स्कोर किया था। स्नेहा बोली। तू ना मेरी मॉम मत बन, इस बार नहीं टिकेगा वो चिराग मेरे आगे। हमें लंदन जाना है तो बस जाना है, ओके? आरुष जोश से बोला। तभी अपनी कुछ सहेलियों के साथ सानिया आकर उनसे कुछ दूर टेबल पर बैठ गई, ये दिखाते हुए कि आरुष और उसके दोस्त उसे दिख ही नहीं रहे। वो खूबसूरत थी, अकड़ में भी रहती थी, पढ़ने में ठीक ठाक थी और एक रईस बाप की नखरैल औलाद थी। और उसे कब प्रपोज करेगा? कोई दूसरा ले गया तो? अविरल दांत दिखाता धीरे से बोला। तो ले जाए मेरी बला से, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं क्यों प्रपोज करूं उसे? आरुष भुनभुनाया। सब बोलते हैं तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते हो, परफेक्ट कपल रहोगे। नहीं यार, वो मेरे टाइप की नहीं है। रहने दे अविरल, इसे ना इसके टाइप की कोई मिलती ही नहीं। इस दुनिया में कोई हो तब ना, इसकी वाली तो एक दिन दूसरी ही दुनिया से आएगी, देखना। स्नेहा बोल पड़ी। सभी नोक झोंक करते कॉलेज से बाहर आकर आरुष की कार में बैठने लगे। तभी एक 6-7 साल की लड़की भागती हुई उनके पास आई, जो मोगरे के फूल बेच रही थी। सिर्फ उसका मन रखने के लिए आरुष ने कुछ फूल उससे खरीद लिए, फिर उसकी तरफ 20 का नोट बढ़ाया। लड़की ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। पहले अपना नाम बताओ। आरुष ने वो नोट जरा पीछे करते हुए कहा और मुस्कुराया। ताहिरा, वो बच्ची सुरीली आवाज में बोली और नोट झपट कर जल्दी से वहां भाग गई। आरुष का दिमाग एक बार फिर दीपशिखा नाम की उस 60 साल पुरानी गुमनाम सी अदाकारा में उलझ गया, जो न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दे आरुष, मम्मी का फोन आ रहा है। आरुष कहाँ गुम है? स्नेहा बोली। यार एक और टॉपिक है अपने पास, मतलब जब तक हम लंदन नहीं जा रहे हैं।
आरुष ड्राइव करते हुए बोला। फिर उसने सबको दीपशिखा के बारे में बताया। अच्छा यार, दीपिका पादुकोण गायब हो जाए तो वीडियो बना लियो। 60 साल पहले की वो हीरोइन कोई जानता भी नहीं उसने, कौन देखेगा वीडियो? व्यूज तो भूल ही जा वीर मेरे, बंटी बोला। मुझे भी लगता है यार, वो कोई फेमस चेहरा होती तो बात अलग था, अविरल बोला। आरुष भी धीरे धीरे भूल गया सब। इसी तरह 2 महीने बीत गए। एक सुबह आरुष डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाए बैठा था। सामने मम्मी पापा ऐसे खड़े थे कि पुलिस वालों को फेल कर रहे थे। दोनों बुरी तरह घूर रहे थे उसे। आरुष ने धीरे से सर उठाया। मम्मी पापा, आई सेड सॉरी ना सॉरी। क्या करूं तुम्हारे सॉरी का मैं? कहा था ना तुम्हें टॉप करना है। वो चिराग फिर से। मम्मी फट पड़ी। बस 1.35 का ही तो कम होता है इतना। अब पापा फट पड़े उसकी बात बीच में काट कर। चिराग फिर से टॉप कर गया। क्या कहा था तुमने? मैं तो अब क्लब नहीं जाऊंगी। मिसेस गुप्ता को कौन झेले, आज तो बार बार सुनाएंगी कि उनके बेटे ने टॉप कर लिया। मम्मी वहीं एक कुर्सी पर धम से बैठती हुई बोली। नहीं नहीं, जाओ ना, क्लब जाओ, शॉपिंग पर जाओ, पार्टीज करो, बस बच्चे पर ध्यान मत देना। पापा ने ताना मारा। मम्मी भी तमकती हुई उठकर खड़ी हो गई। आरुष ने आंखें भींच ली और विस्फोट के लिए तैयार हो गया। मम्मी पापा लड़ते रहे और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे आरुष के कम नंबरों के लिए। उस दिन उसे पता चला कि टॉप न कर पाना भी अपराध की ही श्रेणी में आता है। वो उन्हें जुबान चलाते और लड़ते झगड़ते देखता रहा। वैसे ये पहला मौका नहीं था। उनके लड़ाई झगड़े तो बहुत ही सामान्य सी थी बात थी उस घर में। मम्मी पापा जो हर पार्टी में बिना बाहों में बाहें डाले जाते नहीं थे और कोई मौका नहीं चूकते थे ये बताने का कि उन दोनों ने लव मैरिज की थी। लव मैरिज, हाँ। पापा का बरसना जारी था। हाँ तो तुम भी मत उलझा करो मुझसे, बहुत टेढ़ा हूं मैं इन सब मामलों में। और तभी आरुष ने जल्दी से मुंह बनाया और अपनी हंसी रोकी। एक बार फिर मम्मी पापा का झगड़ा सुनकर दादू ने टीवी का वॉल्यूम फुल कर दिया था और आवाज बता रही थी कि उन्होंने एक बार फिर फिल्म पड़ोसन लगा रखी थी। पापा पांव पटकते चले गए। ये पापा जी भी ना। मम्मी भी भुनभुनाती हुई चली गई। आरुष उठा और भारी कदमों से दादाजी के कमरे की तरफ चल दिया। एकमात्र वही तो पनाह थी उसकी। उसका कम स्कोर करना उसके पूरे ग्रुप के लंदन ट्रिप की उम्मीदों का भी अंत था। वो बहुत उदास था। ऐसे में बस दादू और कोई नहीं चाहिए। वो सोफे पर दादू के ठीक बगल में बैठा उनके कंधे पर सिर टिका लिया। कुछ देर बाद वो धीरे से बोला, दादू, पॉपकॉर्न लाऊं? ले आ, कोल्ड ड्रिंक भी लाना। वो धीरे से मुस्कुराए। आरुष भी मुस्कुराया और उठ गया। कुछ देर बाद जब वो लौटा तो दादू ने फिल्म थोड़ा पीछे कर ली थी और फिर आरुष के कानों से टकराई वही सदाबहार मस्ती और चिलबुलाहट में डूबी हुई आवाज जो किसी को भी झूमने पर मजबूर करती। भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आरुष परेशान था पर सब भूल कर वो उस दृश्य में खो गया। क्या जमाना था वो भी। अपनी खिड़की से बहाने से बिंदु को देखता भोला और बेवजह ही किताब में चेहरा छिपाती बिंदु, जो बीच बीच में चुपके से कभी किताब के ऊपर से तो कभी किताब के बगल से भोला पर एक दबी छुपी नजर डाल ही देती। आरुष ने सोचा कि यही अगर आज का समय होता तो ये दबी छुपी शरारत, छेड़खानी एक तरफ, देखना और नजरें चुराना भी एक तरफ। सबसे पहले तो बिंदु अपना स्मार्टफोन निकालती, पलटती, कैमरा ऑन करती, चोंच बाहर निकालती और एक ही क्लिक में कैप कर लेती खुद को और पीछे दिख रहे भोला को। फिर अगले दिन सोशल मीडिया पर दिखता, विथ माई नेबर भोला फीलिंग लाइक #चांद का टुकड़ा। वो मन ही मन हंसा। फिर उसे कुछ याद आया। अच्छा दादू, मम्मी पापा की लव मैरिज थी ना? आरुष ने पूछा।
दादू शांत हो गए, फिर धीरे से मुस्कुराए। हाँ, कहा तो जा सकता है ऐसा, वो धीरे से बोले। क्या मतलब कहा जा सकता है? मैं समझा नहीं। दादू कुछ देर खामोश रहे। उनके चेहरे पर व्यंग भी था और अफसोस की हल्की सी लकीर भी। एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था दोनों ने। दोनों ही अच्छे थे पढ़ाई में और दिखने में भी। अपने आप ही उनके आसपास के लोगों दोस्तों ने भी एक जाल सा बुन डाला था उन दोनों के इर्द गिर्द कि वो परफेक्ट कपल थे। दादू ने कहा। ये सुनकर ना जाने क्यों आरुष को सानिया की याद आ गई। उसके दोस्त भी तो यही करते थे। मतलब समझे आरुष, तुम्हारे माता पिता एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये भी उन्हें दूसरों से पता चला। खुद उस प्यार को तो उन दोनों ने आप कभी महसूस किया नहीं, कभी नहीं, शायद आज तक नहीं। उनकी शादी तो बस दूसरों की वाहवाही और तारीफों का नतीजा था, उनकी और तारीफों की भूख का नतीजा। पर हाँ, परफेक्ट तो बराबर से थे दोनों, कहीं कोई कमी नहीं। पर बेटा, प्यार कभी परफेक्शन नहीं मांगता, प्यार तो कमी मांगता है, एक दूसरे की कमी। रात की जोड़ी चांद से तो प्यासे की जोड़ी कुएं से। अब भला दिन कैसे चांद से जोड़ी बनाए? वो तो चांद को हर वक्त यही महसूस कराएगा ना कि तेरी रोशनी गैर जरूरी है मेरे लिए, जबकि चांद रात को रोशन करता है और रात भी उसकी उजली खूबसूरती को अपने काले अंधेरे दुपट्टे में टांक और बढ़ा देती है। दोनों को ही जरूरत है एक दूसरे की। आरुष ने दूर कमरे में लगी अपनी दादी की तस्वीर देखी। वो सांवली सी थी, एक सामान्य रंग रूप के साथ, तो दूसरी तरफ दादू। अभी भी देखकर ही पता चलता था कि जवानी में तो क्या ही कहर ढाते फिरते होंगे। और दादू, आपकी शादी? आरुष ने संकोच से पूछा। दादू का चेहरा चमक उठा। अरे हमारी भी लव मैरिज थी और क्या, वो तनते हुए बोले। अच्छा? हाँ बिल्कुल। तो दादू, आप दादी से पहली बार कब मिले? आरुष ने रोमांचित स्वर में पूछा। जब शादी के लिए पहली बार उसे देखने गया था वहीं। दादू यूं शर्माए जैसे घर में फिर से उनकी शादी की बात चल पड़ी हो। धत, मतलब ये क्या बात हुई? अगर पहले ही आप दोनों की शादी की बात चल रही थी तो? अरे सुन तो सही, मैं सोफे पर बैठा था, इंतजार कर रहा था। वो चाय की ट्रे थामे धीरे धीरे आई। मैंने ऊपर देखा और उसने नीचे। हम दोनों की नजरें मिली और बस हो गया। दादू मुस्कुराए। बस इतना सा? बेटा राम, इससे ज्यादा की ना हमारे वक्त में इजाजत थी और ना ही जरूरत। अरे सच्चे प्यार को बस कुछ पल ही तो चाहिए होते हैं। यूं तो जिंदगी गुजर जाती है एक दूसरे के साथ, और प्यार क्या, प्यार का आधा प भी नहीं पनपने पाता है दो लोगों में। वेरी ट्रू, आरुष ने अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हुए कहा। ट्रू, तो कब मिलवा रहा है उससे? किससे? आरुष सकपकाया। सानिया से। और किससे? अरे दादू, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, पता था मुझे। तू तो वो क्या है ना दादू, हर कोई आपके इस भोला जितनी लकी नहीं होता कि खिड़की खोली और पड़ोसन सामने। आरुष टीवी की तरफ इशारा करता हुआ बोला। अरे भोला ने भी मेहनत की थी। क्या किया था? अपनी मामी के घर गया था। ये मेहनत थी? हाँ तो भी जा, कुछ भी बोलते रहते हो। अरे जाना। आरुष कुछ बोलता उसके पहले ही टीवी में से आवाज आई, जब विद्यापति यानी कि किशोर कुमार को उसकी नाट्य मंडली के सदस्यों ने कंधों पर उठा रखा था और नारे लगाते बगीचे में ले जा रहे थे। शुभस्य शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हर दिन 7 बजे नई नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।